हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का परीक्षा तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गौरव, एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं एयरफोर्स बाई ग्रुप में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, जिसके पार्ट 4 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसका ये आज हमने लिया है पार्ट नंबर 5। मैं इस वीडियो के अंदर वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं जो आपके एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और एयरफोर्स के बाई ग्रुप एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज चल रही है आपकी एयरफोर्स बाई ग्रुप एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो इसको लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, अगर आप 2021 में एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस तथा एसएससी सीएचएसएल और एयरफोर्स बाई ग्रुप एग्जाम का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग इस सीरीज को जरूर से पूरा लगाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और उनका डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहले प्रश्न में कह रहा है, जजिया कर सबसे पहले किसने बंद किया था। तो पहले तो हम बात करते हैं जजिया टैक्स के बारे में कि यह किस प्रकार का टैक्स था, किन लोगों से लिया जाता था। तो ये जो आपका जजिया कर था, यह एक प्रकार का धार्मिक टैक्स था, यानी कि यह उन लोगों से लिया जाता था जो नॉन मुस्लिम थे, यानी जो लोग मुस्लिम नहीं थे, उन लोगों से यह टैक्स लिया जाता था। ठीक है, और जो सबसे पहले इस टैक्स को या इस कर को जो सबसे पहले शुरू किया था, वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। इसने जो सिंध वाला जो एरिया था, यानी सिंध प्रांत का जो देवल नामक स्थान था, वहां पर उसने यह टैक्स लगाया हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद फिरोज तुगलक ने इसको लगवाया अपने प्रदेश में। उसके बाद सिकंदर लोदी ने भी इसको लगवाया। उसके बाद इसको अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने राज्य में लगाया। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले इसको बंद किसने किया था। तो याद रखिएगा, इसको सबसे पहले जो बंद किया था वो किया था सन 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। 1564 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले जजिया कर को बंद किया। फिर इसके बाद अकबर ने इसको पुनः 1575 ईस्वी में इसको पुनः लागू कर दिया। फिर अंत में इन्होंने 1579 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। फिर इसके बाद औरंगजेब आते हैं और ये 1720 ईस्वी में जजिया कर को फिर से लगा देते हैं अपने राज्य में। ठीक है, उसके बाद अंत में ये जो समाप्त किया जाता है, वो समाप्त किया जाता है आपके 1720 ईस्वी में। मोहम्मद शाह रंगीला जो एक राजा था, उसने जयसिंह के कहने पर इस जजिया कर को सदा के लिए समाप्त कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जजिया कर को सबसे पहले किसने बंद किया। तो सबसे पहले बंद किया था अकबर ने। वो भी कब किया था? तो 1564 ईस्वी में सबसे पहले जजिया कर को बंद किया था। यानी कि इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। अब बात करते हैं गुलाम वंश के बारे में, यानी कि 1192 ईस्वी में जो आपका तराइन का द्वितीय युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान परास्त कर दिए जाते हैं मोहम्मद गोरी के द्वारा, और यहीं से आपका मोहम्मद गोरी अपना जीता जिताया हुआ राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर अपने वापस देश को लौट जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसीलिए यह गुलाम वंश की स्थापना करता है सन 1206 ईस्वी से। कब करता है? 1206 ईस्वी से। गुलाम वंश की अगर हम टोटल बात करें तो यह 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब आप मार्क करेंगे इल्तुतमिश को। किसको करेंगे? इल्तुतमिश को। ठीक है, अगर पूछेगा स्थापना किसने की, तो वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और 1210 ईस्वी में आपका जो इल्तुतमिश था वो गद्दी पर बैठता है गुलाम वंश के, और यही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी सन 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस घर आए थे, यानी कि अपने देश को, भारत देश को लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, तो यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उससे पहले बता दें
कि हम गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका गए कब थे, तो ये दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। कब गए थे? 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 ईस्वी में ये भारत लौटे थे। और इसके बाद 1917 ईस्वी में ये जो चंपारण का जो आंदोलन बिहार में नील की खेती के लिए किया था, यहीं से ये सत्याग्रह की अपनी शुरुआत करते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछ ले महात्मा गांधी का जो सबसे पहला जो सत्याग्रह था वो कौन सा था, तो वो था चंपारण का सत्याग्रह, जो कि इन्होंने 1917 ईस्वी में बिहार में कराया था। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। पहले तो हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र जिसकी जो स्थापना होती है वो होती है 24 अक्टूबर 1945 को। कब की जाती है? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले संयुक्त राष्ट्र जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर पूछ ले न्यूयॉर्क में किस द्वीप पर स्थित है, तो याद रखिएगा मैनहट्टन द्वीप पर आपका संयुक्त राष्ट्र जो है इसका मुख्यालय बना हुआ है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले संयुक्त राष्ट्र जो है इसकी टोटल बॉडी कितनी है, तो इसकी टोटल जो 6 बॉडी हैं, यानी कि इनमें से जो 5 बॉडी हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में ही स्थित है, और इनमें से जो न्यायालय वाला यानी अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका जो हेडक्वार्टर है वो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा जो आपका संयुक्त राष्ट्र है इसमें जो टोटल अस्थाई और स्थायी देशों की संख्या है वो कितनी है, तो इसमें टोटल 15 सदस्य हैं, अस्थाई और स्थायी मिलाकर। अगर स्थायी पूछेगा तो वो 5 हो जाएंगे, अगर अस्थायी पूछेगा तो वो 10 हो जाएंगे। ठीक है, भारत इसका अस्थायी देश है। ठीक है, और इसमें जो आपके 5 देश जो हैं जिनमें स्थायी देश हैं उनमें से आपका एक चीन हो जाएगा, एक ब्रिटेन हो जाएगा, एक आपका रूस हो जाएगा, एक आपका अमेरिका हो जाएगा और आपका एक फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 24 अक्टूबर, यानी 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर इसके आपसे पूछ ले वर्तमान में हेड कौन है, तो वो हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस। कौन हो जाएंगे? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्टैचू ऑफ यूनिट के वास्तुकार कौन थे, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इसके वास्तुकार कौन थे। पहले तो हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि विश्व की सबसे ऊंची यूनिटी बनी हुई है, यह जो स्टैचू है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी हुई है, जिसकी टोटल जो लेंथ है वो है 183 मीटर। कितनी है? 183 मीटर, और यह गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछ ले किस तट पर बनी हुई है, तो यह केवड़िया के तट पर बनी हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू। ठीक है, और इसके जो वास्तुकार थे वो थे आपके राम सुतार जी। कौन थे? राम सुतार जी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो संविधान सभा के जो पहले अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे वो चुने गए थे श्री सच्चिदानंद सिन्हा। कौन चुने गए थे? श्री सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जब आपकी संविधान सभा की पहली बैठक होती है, यहीं पर संविधान सभा के अंतरिम अस्थाई जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं श्री सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पुनः बैठक होती है, और यहीं पर संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं, और इसके जो उपाध्यक्ष चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, कौन चुने जाते हैं? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस विद्यमान है। तो पृथ्वी पर अगर हम टोटल गैस की यानी नाइट्रोजन गैस की बात करें तो लगभग 78% हमारे पृथ्वी पर नाइट्रोजन गैस विद्यमान है तथा 21% ऑक्सीजन विद्यमान है। तो पूछा गया था कि नाइट्रोजन गैस का जो परसेंटेज है वो कितना है, तो वो हो जाएगा 78%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर
आप लोग इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम पर आप जुड़ेंगे तो वहां पर आपको इस वीडियो का PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है श्री हरिकोटा प्रेक्षागृह किस राज्य में स्थित है। तो श्री हरिकोटा जो प्रेक्षागृह है ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और यहीं से जो हमारा इसरो है वो यहीं से रॉकेट लॉन्चिंग करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। शांत घाटी अगर आपसे पूछ ले या साइलेंट वैली आपसे पूछ ले, यानी केरल राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। अगर पूछ ले सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है तब वो हो जाएगा आपका बंगलुरु में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल राज्य में स्थित है शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पोबीतोरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यानी कि जो आपका पोबीतोरा राष्ट्रीय उद्यान है इसको मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले मिनी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसको कहा जाता है तो याद रखिएगा पोबीतोरा राष्ट्रीय उद्यान को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की तरह जो एक सींग वाला गेंडा है वो पाया जाता है पोबीतोरा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा था पोबीतोरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका असम राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है छत्तीसगढ़ की राज्य की भाषा क्या है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ जिसकी जो राजधानी है वो है रायपुर। कहाँ पर है? रायपुर। ठीक है, अगर पूछ ले छत्तीसगढ़ इस्टेब्लिश कब हुआ था तो यह 1 नवंबर 2000 को इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि 1 नवंबर को अपना स्टेट डे सेलिब्रेट करता है छत्तीसगढ़। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले जो आपका छत्तीसगढ़ है इसमें जो राज्यसभा की जो टोटल सीटें हैं वो कितनी हैं तो हो जाएंगी 5। अगर लोकसभा की पूछ ले तो हो जाएगी 1। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ का भारत में 9वां स्थान आता है। पहले पर आपका आता है राजस्थान, दूसरे पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पर आता है आपका महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था छत्तीसगढ़ की राज्य की भाषा क्या है तो वो हो जाएगी हिंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सतरिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो पहले तो हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य होते हैं जिनका जो वर्णन है वो शास्त्रों में पाया जाता है। तो टोटल ऐसे 8 शास्त्रीय नृत्य भारत में विद्यमान हैं। उनमें से आपका सतरिया हो जाएगा, एक आपका मणिपुरी हो जाएगा, कथकली हो जाएगा, मोहिनी अट्टम हो जाएगा, एक आपका कथक हो जाएगा, एक आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा और एक आपका भारतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था सतरिया शास्त्रीय नृत्य के बारे में, तो यह असम राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो ए लिखा हुआ है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था। तो औरंगजेब की अगर बात तो वो जो यूरोपीय यात्री था उसका नाम था पीटर मुंडी। कौन था? पीटर मुंडी। ठीक है, एक पीटर मुंडी आया था। एक औरंगजेब के शासनकाल में एक वेनिस यात्री भी आया था जिसका नाम था निकोला मुकी। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था यूरोपीय यात्री के बारे में तो वो था पीटर मुंडी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन निम्न में किसके दरबार में थे।
तो प्रसिद्ध संगीतकार जो तानसेन थे वो रहते थे अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। जो तानसेन थे इनका जो वास्तविक नाम था वो था रामतनु पांडे, ठीक है, और यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर राज्य से संबंधित हैं और अकबर ने इनको अपने नवरत्नों में भी स्थान दिया हुआ था और मियाँ की भी उपाधि इनको दी हुई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। कह रहा है कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका कामाख्या देवी मंदिर जो है ये आपका स्थित है असम राज्य में। कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में। और यही जो आपका कामाख्या देवी मंदिर है यहीं पर लगता है अम्बुबाची मेला। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अम्बुबाची मेला किस मंदिर में लगता है? तो याद रखिएगा कामाख्या देवी के मंदिर में ही लगता है आपका अम्बुबाची मेला। चलिए तो आज के जो हमने टोटल 15 क्वेश्चन लिए थे, जो प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन थे एयरफोर्स, एसएससी एनटीएस, एसएससी जीडी में आए हुए, उनको आज हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन कैसे लगे ये हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय